Friends, today we will discuss kinetic theory of gases in gaseous state chapter. Topic is kinetic theory of gases. आप इस टॉपिक को फिजिक्स में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में और फिजिक्स में ये एक कॉमन टॉपिक है। मतलब एक जगह पढ़िए और दो जगह क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। डबल रिवार्ड देने वाला टॉपिक है, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आइडियल गैस के बिहेवियर को बताता है। इट टेल्स यू अबाउट आइडियल गैस बिहेवियर। तो इसकी कुछ पोस्टुलेट्स हैं। तो इसकी पहली पोस्टुलेट है कि किसी भी गैस के सारे मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल शेप, साइज और मास के होते हैं। आइडेंटिकल शेप, साइज एंड मास के होते हैं सारे गैस के मॉलिक्यूल्स, एक जैसे होते हैं। जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लेंगे, ऑक्सीजन गैस लेंगे, तो ऑक्सीजन गैस के सारे मॉलिक्यूल्स एक जैसे शेप के होंगे, एक जैसे साइज के होंगे और बराबर सभी का मास होगा। दूसरी पोस्टुलेट है कि ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये लगातार मोशन में होते हैं। Molecules are in regular motion. मॉलिक्यूल जो होते हैं ये रेगुलर मोशन में होते हैं, चलते रहते हैं, भागते रहते हैं। क्यों भागते रहते हैं? क्योंकि इनके अंदर थर्मल एनर्जी होती है। क्योंकि इनके अंदर क्या होती है? थर्मल एनर्जी होती है। इसके बाद थर्ड पोस्टुलेट है कि ये मॉलिक्यूल्स जो है मोशन है, तो ये आपस में भी कोलिजन करेंगे और कंटेनर की वॉल के साथ भी कोलिजन करेंगे। दे कोलाइड विथ other molecule as well as wall of container। मॉलिक्यूल चलेंगे, एक कंटेनर में कोई एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, एक से ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे, तो सारे मॉलिक्यूल चल रहे हैं। अब ये सारे मॉलिक्यूल चलेंगे तो ये आपस में भी कोलिजन करेंगे और कंटेनर की वॉल के साथ भी कोलिजन करेंगे। ये जो कोलिजन होता है कंटेनर की वॉल के साथ या आपस में, ये पूरी तरह से इलास्टिक होता है। These collisions आर इलास्टिक। इलास्टिक होता है मतलब अपनी जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये कोलिजन करके, टक्कर करके काइनेटिक एनर्जी लूज नहीं करते। इनकी काइनेटिक एनर्जी पहले जितनी ही रहती है। दे डू नॉट लूज देयर काइनेटिक एनर्जी। अगला
they follow Newton's law of motion. And effect of gravity on them is negligible. हमारी जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करते हैं और इनके ऊपर जो ग्रेविटी का इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल है। ऐसा नहीं है कि नीचे आएगा तो मॉलिक्यूल तेज हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो मॉलिक्यूल स्लो हो जाएगा, हमारे मॉलिक्यूल नीचे की तरफ गिरेंगे, दे विल फॉल डाउनवर्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रेविटी का इफेक्ट इनके ऊपर नहीं लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मॉलिक्यूल का खुद का वॉल्यूम 0 होता है। इंडिविजुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज 0। मॉलिक्यूल का खुद का वॉल्यूम जो होता है वो 0 होता है। मतलब इतना छोटा होता है, मॉलिक्यूल इतना छोटा होता है कि कंटेनर के सामने, कंटेनर की वॉल्यूम के सामने उसका खुद का वॉल्यूम जो होता है उसे 0 समझा जा सकता है। खूब बड़ा कंटेनर और उसके अंदर बहुत ही नन्हा सा मॉलिक्यूल, तो वो इतना नन्हा मॉलिक्यूल होता है कि हम लोग उसके खुद के वॉल्यूम को 0 कंसीडर कर लेते हैं। अगला पॉइंट कि इसकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है गैस की, वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mU/RMS स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो होता है गैस का उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस लॉ को, इस थ्योरी को देखकर हम कुछ डेरिवेशन करते हैं। कहानी कुछ ऐसी है, ध्यान से समझना, कि ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है। ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है। इस कंटेनर में ये मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल का मास m है और ये u वेलोसिटी से दीवार की तरफ जा रहा है। तो जब ये दीवार से जाकर के टकराने वाला है, हमारा मॉलिक्यूल दीवार से जाकर टकराने वाला है, तो इसका मोमेंटम हो जाएगा m इंटू यू। मोमेंटम हो जाएगा m इंटू यू। अब ये टकराया, इलास्टिक कोलिजन है, रिबाउंड हुआ। अब लौटते समय इसका मोमेंटम हो जाएगा m इंटू यू। जाते समय मोमेंटम प्लस mu, लौटते समय मोमेंटम माइनस mu। तो चेंज इन मोमेंटम will be 2mu और
पर सेकेंड जा करके इधर टकराएगा, इधर टकराएगा, इधर टकराएगा, इधर टकराएगा, तो ऐसे से टकराता रहेगा। तो पर सेकेंड जो नंबर ऑफ कोलिजन हो रहा है उसको बोला कोलिजन फ्रीक्वेंसी Z। Z इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो हमारा फोर्स लग जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी 2mu इंटू Z। ये हो जाएगा दोस्तों रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विच इज इक्वल टू फोर्स, एंड फोर्स अपॉन एरिया इज प्रेशर। एरिया। तो इस तरह से हमारा जो गैस का मॉलिक्यूल है वो कंटेनर की वॉल पर प्रेशर एक्सर्ट करता है, जाकर टकराता है, रिबाउंड होता है, इलास्टिक कोलिजन है, चेंज इन मोमेंटम होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स एंड फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। तो इसका एक डेरिवेशन है जो आप फिजिक्स में देखेंगे। मैं आता हूं रिजल्ट पर कि प्रेशर इंटू वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 मास इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंटू URMS का स्क्वायर, वेयर P इज प्रेशर ऑफ गैस, V is volume of gas, M is mass of one molecule, एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, N is number of molecules, URMS is called root mean square speed। तो दोस्तों ये फॉर्मूला हमको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के डेरिवेशन से मिलता है। अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले पे थोड़ा सा ट्रीट करते हैं। लेफ्ट राइट साइड में 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ये हो जाएगा PV इंटू 2/3 इंटू 2m n URMS का स्क्वायर, हाफ। 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया टर्म हाफ इंटू मास, टोटल मास। m इज 1 मॉलिक्यूल का मास, n का मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा टोटल मास। तो हाफ इंटू टोटल मास इंटू U स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी। तो नाउ PV इज 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी। So kinetic energy of the gas will equal to 3/2 into pressure into volume। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि किसी गैस का अगर मुझे प्रेशर पता है और मुझे उस कंटेनर का वॉल्यूम पता है, तो मैं उस गैस की काइनेटिक एनर्जी आराम से कैलकुलेट कर सकता हूं। और हमको पता है आइडियल गैस इक्वेशन से कि PV इक्वल टू nRT होता है। तो ये वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इट विल बी 3/2 nRT, वेयर n इज नंबर ऑफ मोल, T इज टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एंड R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो दोस्तों यहां पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो है
वो काइनेटिक एनर्जी को शो कर रहा है, और काइनेटिक एनर्जी को शो कर रहा है तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू हम जूल में डालेंगे, तो R की वैल्यू यहां पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 25/3 जूल पर मोल केल्विन। जब भी ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो R की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन या 25/3 जूल पर मोल केल्विन डालेंगे अगर आंसर हमसे जूल में पूछा जा रहा है। और आंसर हमसे अगर कैलोरी में पूछा जा रहा है तो हमको पता है R की वैल्यू लगभग 2 कैलोरी होती है, प्रिसाइजली 1.98 होती है, अप्रॉक्सीमेटली 2 होती है, तो 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। तो इस वैल्यू को हम लोग डाल सकते हैं। तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस जो कि कैपिटल T टेम्परेचर पे रखी गई है। अब एक टर्म हम बोलेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ गैस। तो बच्चों यहां पर हम लोग 1 मोल के लिए n की वैल्यू 1 डाल देंगे। 1 मोल के लिए n की वैल्यू 1 डाल देंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी 3/2 R इंटू T। तो ये गौर करिएगा, ये हमारी पोस्टुलेट में भी था कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। गैस के एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। उसके अलावा काइनेटिक एनर्जी किसी चीज पर डिपेंड नहीं करती है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करती है। नेक्स्ट इज, अब हमें निकालना है अगर कि एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो दोस्तों 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी हमको पता है, और अगर 1 मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी पता करनी है तो हम इसमें आवागाड्रो नंबर का डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3/2 R/N0 इंटू T, और R/N0 को हम लिखेंगे K, जो कि है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जिसको K से शो करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल विल बी 3/2 K इंटू T। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। नाउ अब अगली चीज, K की वैल्यू कितनी होगी। तो दोस्तों K की वैल्यू निकालनी है तो हम लिखेंगे R की वैल्यू 25/3 और N0 की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और K की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इट विल बी 1.7 इंटू 10⁻23 जूल पर मॉलिक्यूल इंटू केल्विन। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिससे हम आप इसके रिलेटेड क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इसके क्वेश्चन सेक्शन में आते हैं। तो क्वेश्चन है, विच इज नॉट करेक्ट इन टर्म्स of kinetic theory
ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या गलत है, क्या करेक्ट नहीं है? ए ऑप्शन इज गैसेस आर मेड अप ऑफ small particles called molecules. Second option है the molecules are in constant मोशन। सी ऑप्शन है व्हेन मॉलिक्यूल्स कोलाइड दे लूज एनर्जी। नेक्स्ट ऑप्शन है when the gas is heated the molecule move faster। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की पोस्टुलेट में रॉन्ग है वो आंसर है, जो गलत है वो आंसर है। तो पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन देखिए, गैसेस आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है कि वो छोटे पार्टिकल्स जिससे गैस मिलकर के बनी है उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। बी ऑप्शन देखते हैं, द मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट मोशन। गैस के मॉलिक्यूल लगातार चलते रहते हैं, मोशन करते हैं। तो क्या ये सही है? जी हां, बिल्कुल सही है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने कहा था कि अपनी गैस के मॉलिक्यूल्स लगातार कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं, जिस कारण से वो कंटेनर की वॉल से कोलाइड करते हैं, कोलिजन के बाद रिबाउंड होते हैं, इलास्टिक कोलिजन होता है और इस तरह से फोर्स एक्सर्ट करते हैं। फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो प्रेशर एक्सर्ट होगा। नाउ कमिंग टू सी ऑप्शन, व्हेन मॉलिक्यूल कोलाइड दे लूज एनर्जी। यहां पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, यहां पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि जब मॉलिक्यूल टकराते हैं तो हमको पता है कि कोलिजन जो है वो इलास्टिक है, कोलिजन जो है वो इलास्टिक है और इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी लूज नहीं होती है। इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी लूज नहीं होती है। तो हमारा जो सी ऑप्शन है ये रॉन्ग हो गया और जो रॉन्ग है वही आंसर है। डी ऑप्शन में भी देख लेते हैं, व्हेन द गैस इज हीटेड द मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर। तो ध्यान से समझिएगा, जब गैस को गर्म करेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा। जब गैस को गर्म करेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा। हमारी काइनेटिक थ्योरी में कहा गया है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ेगी। तो इस तरह से मॉलिक्यूल जो है उनकी स्पीड बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल विल मूव फास्टर। तो गैस को हीट करोगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ने का मतलब है मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर। तो ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो इन चारों में जो रॉन्ग है वो आंसर है। तो रॉन्ग कौन सा है? रॉन्ग है दोस्तों सी। अगला क्वेश्चन है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी Z of a gas at a particular temperature particular pressure A is decreases with the rise in temperature. B is increases with the rise in temperature. C is decreases initially and thereafter increases. D option is unpredictable. तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हम कॉलिजन फ्रीक्वेंसी Z की बात कर रहे हैं। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब है ये कंटेनर की एक वॉल है, ये कंटेनर की दूसरी वॉल है, अपना मॉलिक्यूल इधर टकराएगा, फिर इधर टकराएगा, फिर इधर टकराएगा, इधर टकराएगा, इधर टकराएगा, दोनों कंटेनर की वॉल के बीच में टकराता रहेगा। तो पर सेकेंड कितना टकरा रहा है एक वॉल से, वही कहलाएगा कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। तो अब अपना सवाल है कि कॉलिजन फ्रीक्वेंसी हमारी अगर कांस्टेंट प्रेशर पे है, देख रहे हैं, और हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ए ऑप्शन में कह रहे हैं टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से कॉलिजन फ्रीक्वेंसी पर क्या फर्क पड़ेगा? सोचिए, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ेगी। और अगर स्पीड बढ़ी, सोचो पहले ये मॉलिक्यूल ऐसे से टकरा रहा था, कुछ कॉलिजन फ्रीक्वेंसी आ रही थी, अब मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ गई है। अब स्पीड बढ़ गई है तो वो तेजी से टकराएगा, और अगर वो तेजी से टकराएगा
तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ेगी कि कम होगी? 1 सेकेंड में ज्यादा टकराएगा कि कम टकराएगा? तेजी से आ रहा जा रहा है, स्पीड बढ़ चुकी है। साफ मतलब है कि पर सेकेंड ज्यादा टकराएगा। ज्यादा टकराएगा मतलब कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, मतलब Z विल इंक्रीज। अब आते हैं इन चारों ऑप्शन की तरफ। ए ऑप्शन कह रहा है डिक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर, जो कि गलत बात है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हमें दिख रहा है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। बी कह रहा है इंक्रीजेज विथ दी राइज इन टेम्परेचर, जो कि अभी अभी हमने फाइंड आउट किया। इसलिए इन चारों ऑप्शंस में बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन फंसाने वाला है। क्वेश्चन है हीलियम एटम is 2 times heavier than a hydrogen molecule at 25 degrees Celsius. The average kinetic energy of helium atom is, A ऑप्शन है twice that of hydrogen, बी ऑप्शन है सेम एज दैट ऑफ हाइड्रोजन, सी ऑप्शन है 4 times दैट ऑफ हाइड्रोजन, डी ऑप्शन है हाफ दैट ऑफ हाइड्रोजन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखते हैं। कहा गया है हीलियम एटम is 2 times heavier than हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हीलियम एटम जो अपना है वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से दुगना, डबल हैवी है। फिर एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस पर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम एटम इज, हीलियम एटम की एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा जा रहा है, कितनी होगी? वेदर इट इज 2 times दैट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की काइनेटिक एनर्जी की डबल होगी, कि सेम एज दैट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, कि 4 times दैट ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन से 4 गुना होगी, कि हाफ दैट ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन से आधी होगी। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले कोई कंफ्यूजन नहीं, हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला बताया था, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जो कि पूछा जा रहा है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। उसका फॉर्मूला होता है 3/2 R इंटू टी, 3/2 R इंटू टी। तो आप देख सकते हैं कि अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस
या 298 केल्विन है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम विल बी 3/2 इंटू R इंटू 298, ये 298 है बेटा, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन विल बी ऑल्सो 3/2 इंटू R इंटू 298। तो क्या इन दोनों काइनेटिक एनर्जीज में हमें कोई फर्क दिखाई दे रहा है? ये हीलियम की है, ये हाइड्रोजन की एवरेज काइनेटिक एनर्जी है एट 298 केल्विन। दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों आपस में बराबर है, इसलिए दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। तो आंसर विल बी सेम एज दैट ऑफ हाइड्रोजन। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, इफ अ गैस is allowed to expand at constant temperature then A option, number of molecules of gas decreases. B option is the kinetic energy of the gas molecules decreases. C option, the kinetic energy of the gas molecules increases. And D option is the kinetic energy of the gas remains same. तो इस क्वेश्चन में किसी गैस को एक्सपेंड कराया गया कांस्टेंट टेम्परेचर पर, गैस एक्सपेंड कर रही है, मतलब गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो अब पूछ रहे हैं कि क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज करेंगे? भाई, गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है, गैस लीक थोड़े ना हो रही है कि गैस निकल करके कहीं जा रही है, गैस लीक हो रही है, ऐसा तो नहीं है। जितने गैस थी पहले अभी भी उतनी ही गैस है, तो हाउ कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन डिक्रीज? नो, गैस के मॉलिक्यूल्स तो उतने ही रहने वाले हैं। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर रहा है। तो हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 nRT. काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैंपल इज 3/2 nRT, जहां n नंबर ऑफ मोल है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। अब इस क्वेश्चन में दिया गया है
टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब T की वैल्यू कांस्टेंट है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो क्या काइनेटिक एनर्जी बदलेगी? नहीं बदलेगी। काइनेटिक एनर्जी उतनी ही रहेगी, काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगी। और जब काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगी तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस विल रिमेन सेम। गैस की काइनेटिक एनर्जी सेम रहने वाली है। तो इन चारों ऑप्शंस में देखिए कौन सा सही ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी, दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस रिमेन सेम। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड as per kinetic theory of gases, kinetic energy is directly proportional to absolute temperature. काइनेटिक एनर्जी तब तक नहीं बदलेगी जब तक टेम्परेचर नहीं बदलता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि इस टॉपिक में आप लोगों ने क्वेश्चंस को एंजॉय किया होगा। थैंक यू।